नमस्कार। नमस्ते। कुमार मनोज जी, एक सवाल था। हुँ, कुछ लोगों का कहना है कि रानी पद्मावती ने सबसे पहले जौहर किया है, हुँ, और जबकि इतिहास को अगर पढ़ा है जब, तो इतिहास में जो कुछ किताबों में एक राजा दाहिर सेन है, जी। तो राजा दाहिर सेन की पत्नी है, उनका बताया गया है सबसे पहले जौहर किया गया है। तो राजा दाहिर सेन कौन है, इनकी पूरी क्या कहानी है, और उनकी पत्नी ने किस तरह से जौहर किया है, तो वो थोड़ा सा उसमें आप प्रकाश डालिए। राजा दाहिर सेन ये लगभग 710, 12, 13, 15 ये 4-5 वर्षों का इतिहास आएगा राजा दाहिर सेन के अंदर। राजा दाहिर सेन सिंधु के राजा हैं और एक ब्राह्मण राजा हैं जी। और मेरे ख्याल से दाहिर सेन ने एक नगर बसाया वहाँ ब्राह्मणाबाद सिंधु में। तो मतलब वो जो ब्राह्मण का पैटर्न है उसी पैटर्न पर शासन कर रहे हैं। लड़ाई होती है तो ज्योतिषियों का सहारा लेते हैं, अधिकतर राजा यही करते थे, यही पैटर्न राजा दाहिर सेन का है। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंधु पर आक्रमण करने के लिए आया, तो दोनों के बीच पत्र व्यवहार हुआ पहले। अभी जो दिखाया जाता है कि कोई भी आया और एकदम से आक्रमण कर दिया, तो एक तो क्या होते हैं, चोर डाकू लुटेरे टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ लूट के मकसद से आते हैं, तो वो बिना किसी सूचना के लूट करते हैं। लेकिन जो आक्रमण करने आएगा, जो विधिवत, वो राज्य जीतने के उद्देश्य से आता है। तो वो पहले उसको पत्र भेजकर ये कहेगा कि आप मेरे समर्पण कर लीजिए, इस्लाम अपना लीजिए और मुझे जाने दीजिए, मुझे आगे आक्रमण करना है। और समझौते की जो शर्तें होंगी, उन शर्तों पर वो जो चाहेगा, जो जीतने वाला राजा, वो उसको देना पड़ेगा। तो दाहिर सेन ने इनकार कर दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो दाहिर सेन का लड़का है, जयसिम्हा नाम भी आया हिस्ट्री में उसका, और जयपाल भी उसको कहते हैं, कोई जयसिंह भी कहते हैं। बड़ा राज्य है दाहिर का, उसका एक बंदरगाह है देवल। तो मोहम्मद बिन कासिम बगदाद के खलीफा से आज्ञा लेकर चढ़ता है जब, तो पहला जो अटैक है वो उस बंदरगाह पे करता है। क्योंकि जो भी आक्रमण करता है पहले सारा नक्शा बना लेता है राज्य का कि कहाँ से हम अटैक करें जो सुविधाजनक होगा। तो पहला अटैक जो है मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर किया। वहाँ का जो सेनापति है ज्ञान बुद्ध, वो बुद्धिस्ट है, बौद्ध मत का अनुयायी। एक्चुअली क्या हुआ है कि उस समय बुद्धिज्म का बहुत तगड़ा क्रेज चला है, तो बड़ी संख्या बुद्धिस्ट भी है जो बुद्धिज्म को मानने वाली है, और हिंदू और बुद्ध दोनों अपने अपने मतों के साथ एक साथ मिलजुल कर एक राज्य के अंतर्गत रहते हैं। तो उस जो उनका सेनापति था उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि हमको अगर आप मारो ना, तो हम आपको इसकी आगे की चीज़ें हम बता दें। तो उसने उसको आगे की यात्रा जो थी वो बता दी, और उसने देवल बंदरगाह पे अटैक करके जो भी लूटना था लूट लिया। तब तक दाहिर को पता ही नहीं चला कि हमारे यहाँ आक्रमण हो गया है। अब दाहिर को पता चलता है तो दाहिर अपने लड़के को भेजता है और आमने सामने की लड़ाई होती है, लंबी लड़ाई चलती है। आप ये समझ लीजिए कि 712 में अटैक होता है और 713 तक, मतलब साल भर की लड़ाई। और पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो बहुत लंबी होती थी, मतलब 8-8, 7-7 साल के युद्ध उस पर जाते थे लोग, उसी हिसाब से तैयारी करके ले जाते थे। रसद वहीं से, जो जिन जगहों पर कब्जा कर लेते थे वहीं से वो लोग रसद की पूर्ति किया करते थे। तो ऐसे करके दाहिर जब तक तैयार हुए तब तक मोहम्मद बिन कासिम ने काफ़ी बड़ा इलाका जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम जो बगदाद के खलीफा हैं, अल हज्जाज, उनका भतीजा भी है और दामाद भी है। तो उसको इस बड़े मिशन के लिए चुना गया कि तुम जाके हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लो। तो जौहर वाली जो वहाँ बात है वहीं घटित हुई। वहाँ पर क्या है कि एक जो कस्बा है वहाँ उसकी बहन के, जैसे क्या करते थे जो राजा लोग होते थे, तो वो उनके लड़के हैं तो अपने अलग अलग लड़कों में चीज़ें बांट देते थे कि ये भाई ये किला तुम्हारा, ये किला तुम्हारा। तो एक किला उन्होंने अपनी बहन को दे रखा था।
वो भी तैयारी कर रही है, वहां अटैक नहीं हुआ है। जब सिंधु के बहुत करीब आ गया मोहम्मद बिन कासिम, तो लोगों को लगने लगा कि अब लड़ाई आमने सामने की होगी। तो एक ब्राह्मणों का गुट गया, ये जो एक किताब है चचनामा, उसमें ये जिक्र आया है। तो वो ब्राह्मण का गुट गया और उन लोगों ने कहा कि अगर तुम मुझे मेरे परिवार को छोड़ दो तो मैं आपको एक ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोहम्मद बिन कासिम बड़ी उद्देश्य के साथ आया था, तो उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे ऐसी जगह बताओ। इधर क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो जो रानियां होती हैं वो तैयारियां कर लेती हैं अक्सर कि अगर मान लो जीत हो ही गई तो हम लोग जौहर कर लेंगे, तो वो लोग चिताएं जला लेती हैं लकड़ियों की, इस तरह अपने प्राण रक्षा करते हैं। तो उनकी एक रानी है रानी बाई, जो बड़ी रानी है दाहिर सेन की, और एक रानी है लाडी रानी, जो जिससे बाद में विवाह हुआ और जिसको दाहिर सेन बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। तो जब युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, दाहिर सेन उस युद्ध में मारे गए। तो अब यह तय हो गया कि अब जो है अंदर आना ही आना है। तो लाड़ी रानी बाई ने एक गुट तैयार किया औरतों का और अपना जौहर कर लिया। लाड़ी बाई ने एक भाषण दिया और सबसे कहा कि अब जैसे ही आएंगे वैसे ही करेंगे। तो उसने क्या किया कि जो ब्राह्मणों ने उन्होंने जगह बता दी थी, तो वो सुरंग खोद के डायरेक्ट वहीं पहुंच गया। तो लाड़ी रानी ने जौहर नहीं कर पाया और वो पकड़ी गई। उसमें आया है कि 26 महिलाएं जो दाहिर सेन के परिवार से संबंधित थी उसमें पकड़ी गई। उसमें उसकी एक भतीजी थी हर्षना नाम की, जिसको बाद में हसना कहा। तो वो पकड़ी गई और वो इतनी सुंदर थी कि मोहम्मद बिन कासिम उसको देखकर एकदम से मतलब प्रभावित हो गया। तो उसने अपने एक मित्र को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि ये इतनी सुंदर है कि मैं चाहता हूँ मैं इससे निकाह कर लूँ, लेकिन तुमने चूंकि मेरी बहुत मदद की है इसलिए मैं इसको तुमको भेंट करता हूँ। और लाड़ी रानी जैसे अंदर गया तो लाड़ी रानी ने जौहर नहीं कर पाया। तो लाड़ी रानी और उसकी 2 लड़कियां, एक का नाम सूर्या देवी है और एक का नाम राजकुमारी परिमल है, ये पकड़े गए। तो लाड़ी रानी से उसने मोहम्मद बिन कासिम ने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे निकाह कर लो तो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं मारूंगा। तो लाड़ी रानी ने मोहम्मद बिन कासिम से विवाह कर लिया। और ये एक विक्रम संपत ने एक बुक लिखी है, उसके अंदर इसका जिक्र आता है। तो बुर्का भी उसको पहना दिया, जो मुस्लिम औरतों का जो वेशभूषा होती है वो निकाह के बाद में। और चूंकि 2 लड़कियां जो थी वो 15-16 वर्ष की थी, तो उनको खलीफा के लिए भेंट में भिजवा दिया। ये माना जाता था कि जो लूट का माल है, उस लूट के माल में जो सबसे सुंदर है और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो खलीफा के बिस्तर पड़ जाएंगी, वो खलीफा को भेंट कर दी जाएंगी, वो उनका चाहे जो कुछ करे। तो 713 में दाहिर की मौत हुई और उसके बाद उसने एक पत्र लिखा और कटा हुआ सिर दाहिर सेन का और वो 2 लड़कियां और बहुत सारी जो अनमोल चीज़ें थीं वो उसको भिजवा दी खलीफा को। और अगले मोर्चे के लिए, अगले युद्ध के लिए हिंदुस्तान में आक्रमण करने के लिए बढ़ गया। तो जो अल हज्जाज था वो फरवरी में उसकी मृत्यु हो गई, जिसका दामाद था मोहम्मद कासिम, और उसका जो एक भाई था सुलेमान अहमद, वो वहां पर शासक बन गया, खलीफा बन गया। तो अब क्या हुआ कि वो बढ़ता हुआ कन्नौज तक आ गया मोहम्मद बिन कासिम, और युद्ध चलता रहा। तो 1.5 साल इस पूरी जो उठापटक थी उसमें खलीफा का मरना, फिर दूसरे शासक का बनना, इसमें काफ़ी समय चला गया। और 1 साल बाद उसको याद आई कि जो हिंदुस्तान से 2 लड़कियां आई थीं उनको पेश किया जाए। इधर मोहम्मद बिन कासिम कन्नौज पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो वो दोनों लड़कियां आई तो उसमें उसने उम्र पूछी, तो उसने कहा कि अभी बड़ी लड़की को पेश किया जाए, छोटी लड़की को खिलाया पिलाया जाए, तैयार किया जाए, जब मैं अगली बार बुलाऊंगा तो
भेजा जाए। तो बड़ी लड़की आई सूर्या देवी, तो उसने बुर्का जो वहाँ पर गई तो वही सब इस्लाम कबूल करा दिया गया और उसी तरह से जैसे रह सकती थी। तो उसने कहा कि अरे तुम तो, जैसे ही उसने नकाब हटाया तो खलीफा ने कहा तुम तो बहुत खूबसूरत हो और तुम तो मेरे हरम के लायक हो। तो सूर्या देवी ने कहा कि जहाँपना, आप जो कह रहे हो वही मेरे मन में है। मैं तो कब से ये सपना पाल रही हूँ कि आप मुझे याद करें, लेकिन मैं आपके पास आऊँ कैसे, मैं उस लायक ही नहीं हूँ। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में स्त्री की पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। आपके यहाँ तो मुझे जो आपका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, उसने 3 दिन तक पहले हम लोगों को इस्तेमाल किया है, दोनों बहनों को उसके बाद भेजा है। तो इतना सुनते ही सुलेमान को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि जाओ उसको जानवर की खाल में सिल कर लेके आना, मोहम्मद बिन कासिम को। सोचो इतना बड़ा योद्धा, वहाँ से घोड़े दौड़े और यहाँ आकर बहुत खुशी खुशी तैयार भी हो गया, क्योंकि उसके लिए खलीफा ईश्वर के बराबर होता है। तो उसको सिला गया और सिल के लाया गया और जब वहाँ खोला गया जाकर वहाँ पर, तो वो मृत मिला, उसकी डेड बॉडी। तो खलीफा ने मुस्कुराते हुए सूर्या देवी की तरफ देखा, उस लड़की की तरफ, और कहा कि हम लोग जो हैं कितने न्यायप्रिय हैं, हम हमेशा न्याय करते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो देखो हमने उसको सजाए मौत दी। तो सूर्या देवी हंसने लगी, बोले हुजूर हम तो समझते थे कि आप लोग बड़े बुद्धिमान होंगे, लेकिन आप लोग तो एकदम से ही मूर्ख हैं। तो बोले कि क्या तेरी इतनी हिम्मत, क्यों कहा? तो उसने कहा कि हुजूर जिस लड़की के पिता को इस मतलब नापाक ने मारा है, जिसकी माँ को जबरदस्ती शादी करके इस्लाम एक अपनी बेगम बनाया है, ऐसे आदमी को मैं कैसे जिंदा रहने देती। ना तो इसने मुझे टच किया था, उसने तो मुझे पवित्र ही भेजा था, लेकिन मैंने अपना बदला लिया, मुझे बदला इससे लेना था, इसलिए इसका यही हश्र होना था। इतना सुनते ही खलीफा जो है एकदम से पागल जैसा हो गया और कहा कि इनको दीवार में चिनवा दो। तो दोनों लड़कियों को, इसको चचनामा में अपने ढंग से लिखा गया, प्रोफेसर इलियट ने इसको स्पष्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि हंसती हुई सूर्या देवी और परिमल देवी मुस्कुराती रहीं और दीवार में चिनवा दी गईं। तो ये दाहिर सेन का इतिहास है। और उसके लड़के ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, मतलब लंबा समय चला जो लड़ाई का, 1.5-2 वर्ष का लंबा समय था। तो उसमें वो लड़ता रहा। उसमें 2 जौहर आए हैं, एक तो रानी बाई ने जौहर किया है जो उसकी बड़ी पत्नी थी, और एक उसकी बहन ने किया है जिसको वो किला देकर रखा हुआ था। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो दोनों एक ही थी, है ना, तो ये मत हो सकते हैं, लेकिन 2 जगह जौहर का जिक्र आया है। और ये जो जौहर पद्मावती वाला है ये तो बहुत बाद में हुआ है, मतलब लगभग 500, 600, 700 साल बाद। तो पहला जौहर जो है इतिहास का वाकई में राजा दाहिर सेन के यहाँ हुआ और 2 जौहर वहाँ हुए। और ये मतलब पहली घटना थी हिंदुस्तान में जौहर होने की जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। मेरे ख्याल से आपको जी बिल्कुल मेरे उत्तर मिल गया होगा जी। और धन्यवाद। और दाहिर सेन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हमारे हिस्ट्री के छात्र हैं वो दाहिर सेन को ज़रूर पढ़ें। और उसमें कई सारी बुक्स हैं दाहिर सेन पर, आप गूगल से भी सर्च करके ले सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण किताब है वो चचनामा है, वो आप अमेज़ॉन पर भी है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको सिंध पर हुए आक्रमणों की सारी सच्चाई पता लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।